हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो हम लेकर आए हैं, जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें हम लोग 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिपीटेडली एलएलबी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड आई विल से नॉट इवन इन एलएलबी एग्जामिनेशन, जुडिशरी के भी कुछ स्टेट्स में ये सब्जेक्ट आता है, उसके लिए भी ये जो लेक्चर है आपके लिए इमेंसली यूजफुल रहेगा। सो विदाउट टेकिंग अ ड्यू फर्दर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए लिस्ट है हमारी, जो 35 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, पहले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले देखिए, हमारा जो लॉ होता है वो हमारा लेजिस्लेचर, जो वन ऑफ द पिलर ऑफ गवर्नमेंट है, वन ऑफ द पिलर ऑफ स्टेट है, वो बनाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, राइट। तो लॉ जो है वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन हर बार वो लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो लेजिस्लेचर ने जो बात लिखी है कानून में वो समझ आ जाए, या वो ठीक तरह से इंटरप्रेट करने में मदद हो पाए कोर्ट को या एडवोकेट्स को। तो तब आती है इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत। कोर्ट किसी लॉ को रीराइट नहीं करती है, बल्कि उसका असली मतलब समझाने की कोशिश करती है। जो लॉ ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है, जो लेजिस्लेचर ने बना कर दिया है, उसको समझाने की कोशिश करने का काम रहता है कोर्ट का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जजेस जो हैं वो अलग अलग रूल्स, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स का यूज़ करके लॉ के वर्ड्स को, मीनिंग को ईजी तरीके से समझाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि लिटरल रूल है, मिस्चीफ रूल है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, और कई सारी डॉक्ट्राइन्स हैं जैसे सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स, कलरेबल लेजिस्लेशन। सो इंटरप्रिटेशन सिर्फ लैंग्वेज का एनालिसिस नहीं है, ये जस्टिस तक पहुंचाने का रास्ता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लीडिंग टू द जस्टिस। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो देखिए, जो वर्ड इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब है टू डिस्कवर द मीनिंग। ठीक है, जो भी बात कानून के अंदर लिखी है उसके मीनिंग को डिस्कवर करना, डिराइव करना। एंड स्टैट्यूट मीन्स द लॉ। तो अगर हम इन दोनों शब्द को आपस में जोड़ते हैं, देन वी रीड इट एज डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लॉ। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का आम रूप से मतलब है, जेनेरिक मतलब है कि कानून का जो मूल रूप मतलब है, जो मीनिंग है, उसको डिस्कवर करना। किस इंटेंशन के साथ लॉ मेकर ने उस लॉ को बनाया, उस इंटेंशन को जानना और सही तरीके से उस लॉ को इंटरप्रेट करके जस्टिस को इंश्योर करना। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज इन अ स्टैट्यूट। उस कानून के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उनके ट्रू मीनिंग को डिराइव करना, असर्टेन करना, इस प्रोसेस को ही हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहते हैं। तो अगर कोर्ट में कोई स्टैट्यूट जो है वो कंसिडरेशन में है, ठीक है, एंड अगर उसका लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर है, यानी कि उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो वहाँ पे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या डॉक्ट्राइन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तब पिक्चर में आते हैं जब हमें किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का, किसी प्रोविजन का मतलब अनक्लियर होता है, राइट। सो वेयर मोर देन वन मीनिंग मे बी डिराइव फ्रॉम द सेम word. In that context, we require the interpretation of statute to find out the real intention of the statute, right? तो ब्लैकस्टोन ने इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया थ्रू अ डेफिनेशन। ही सेज दैट ये एक ऐसा आर्ट है of finding out the true sense of any form of words, that is the sense which the author intended to cover. ठीक है, जो ऑथर ने या जो लॉ मेकर ने लॉ बनाते वक्त जिस इंटेंशन के साथ वो लॉ बनाया था, उस इंटेंशन को जानने के लिए, उस ट्रू मीनिंग को डिराइव करने के लिए, असर्टेन करने के लिए हम उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का या उस वर्ड का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये एक तरीके की आर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, the meaning of, or we can say the definition of interpretation of statutes. Now the next topic is the purpose and importance of interpretation. कि क्या ज़रूरत है, क्या purpose है और क्या importance है interpretation का। तो इसका purpose है legislative intent जानना। वही मैंने अभी बोला
कि लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन के साथ, किस मोटिव के साथ, किस गोल के साथ वो लॉ बनाया, वो डिस्कवर करने में हमें ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो आर्ट है वो हेल्प करता है। अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई कन्फ्यूजन है, लॉ को समझने में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उस क्लैरिटी को अटेन करने के लिए, उन एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। थर्ड, टू फिल द गैप्स, यानी कि कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस इंटेंशन के साथ लॉ बनाया गया था और उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए जो हमें इंटरप्रेट करना, उसके बीच में कहीं ना कहीं देयर इज समहाउ द गैप विच द इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी इज बीइंग फेस और द जुडिशरी इज बीइंग फेसिंग। तो उस गैप को फिल करने के लिए भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो सहायता करता है। एंड टू अवॉइड द एब्सर्डिटी, यानी कि व्हेन द कोर्ट इज अप्लाइंग अ पर्टिकुलर लॉ, तो वो इलॉजिकल आउटकम ना डिराइव करे, है ना, गलत मतलब ना निकल कर आए, तो उस एब्सर्डिटी को अवॉइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यही इसका इम्पोर्टेंस भी है कि ये कंसिस्टेंसी लीड करता है इन द लीगल डिसीजंस, ये कोर्ट की हेल्प करता है इन अप्लाइंग द लॉज करेक्टली, है ना, एंड इट allows the laws to be interpreted in the light of current social, economic and technological conditions। तो इंटरप्रिटेशन की जो आर्ट है, जो प्रोसेस है, ये somehow हमारे जुडिशरी को एक डिस्क्रिशन देता है कि करंट की जो परिस्थिति है, जो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, उस हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट किया जाए। तो ये जो रूल्स एंड डॉक्ट्राइन्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, ये उस लाइट में हेल्प करता है टू द जुडिशरी, राइट। एंड द लास्ट इज इट प्रिवेंट्स द मिसयूज और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीगल प्रोविजंस। ठीक है, मिस इंटरप्रेट ना हो जाए हमारे लॉज और उसके प्रोविजंस, उस मिसयूज को होने से प्रिवेंट करते हैं हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के रूल्स, रेगुलेशंस एंड डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, द थर्ड टॉपिक इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट्स। तो अगर आप बेयर एक्ट देखें अपने किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस बेयर एक्ट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, ये हर लॉ स्टूडेंट को पता है। देयर इज अ टाइटल, यानी कि उस कानून का नाम क्या है, तो उसमें एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल रहता है, प्रियम्बल होता है, डेफिनेशंस होती है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जनरली सेक्शन 2 या 3 रहता है, इनेक्टिंग क्लॉजेज होते हैं, यानी कि सारे जितने बाकी आगे के सेक्शंस होते हैं, ऑपरेटिव प्रोविजंस होते हैं, प्रोवाइजो रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ये सभी जो है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके स्टैट्यूट्स के, और अगर आंसर आपका आता है तो फिर आपको इन पार्ट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टाइटल देखिए 2 तरह का है, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। ठीक है, प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव होता है ये बताना कि इस पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो वी से दैट प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो हमें शुरुआत में ही एक्सप्लेन करता है कि इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को किस इंटेंशन और किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है या लाया गया है इन द सोसाइटी। द थर्ड इज डेफिनेशंस। तो बहुत सी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं स्टैट्यूट की जिनका मीनिंग जो है क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए एक सेपरेट क्लॉज, एक सेपरेट सेक्शन डाला जाता है उस स्टैट्यूट में, एंड दैट इज नोन एज अ डेफिनेशन क्लॉज और द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये आपको सब पता है बिकॉज यू ऑल आर अ लॉ स्टूडेंट, राइट। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू अ वेरी डिटेल। वैसे भी हम लोग यहाँ पे शॉर्टर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लाइक इफ द क्वेश्चन कम्स इन 4 or 10 marks then you can get the most information out of this lecture. The next is enacting clause. So it declares, जनरली सेक्शन 1 में होता है ना कि ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये किस डेट से इन्फोर्समेंट में आएगा, ठीक है, और या फिर अगर किसी फ्यूचर डेट पर आएगा तो किसकी अथॉरिटी पे आएगा। सो इट डिक्लेयर्स अथॉरिटी अंडर विच द लॉ इज सपोज टू बी इनेक्टेड, राइट। द नेक्स्ट इज द ऑपरेटिव प्रोविजंस, यानी कि जितने फर्दर मेन रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, पेनाल्टीज के जितने प्रोविजंस होते हैं दे आर नोन एज द ऑपरेटिव प्रोविजंस। फर्दर प्रोवाइजो, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ सेक्शंस में मेन प्रोविजन के बाद एक्सेप्शन मेंशन होता है जिसका नाम दिया गया है लॉ की भाषा में प्रोवाइजो, यानी कि वो एक तरीके से कंडीशन इम्पोज करते हैं कि ये चीज़ जो है वो एक्सक्लूड रहेगी। ठीक है, प्रोवाइजो के रूप में ये आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है।
द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, यानी कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देनी होती है ऑन सर्टेन टर्म्स तो वो भी कई बार सेक्शंस में एक्सप्लेनेशन करके मेंशन रहता है. देन स्केड्यूल जो है वो सारे सेक्शंस जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद एट द एंड स्केड्यूल्स रहते हैं 3, 4, 5, वो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्केड्यूल्स रहते हैं. तो उसमें जनरली एनेक्चर्स रहते हैं, यानी कि कोई फॉर्म्स हैं, कोई कोई लिस्ट है किसी चीज़ की, कोई प्रोसीजर है, कोई डिटेल है, तो उसके एनेक्चर्स जो हैं वो एट द एंड जुड़े रहते हैं. दे आर नोन एज द स्केड्यूल्स, राइट. फर्दर द रिपीलिंग एंड द सेविंग क्लॉज, तो आपने देखा होगा हर एक्ट हर स्टैट्यूट में एक रिपील्स एंड सेविंग क्लॉज रहता है जिसमें बोलते हैं कि फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट लॉ, इससे पहले कि कुछ लॉज जो हैं वो रिपील हो जाते हैं. इट रिपील द ओल्ड लॉज एंड प्रिवेंट द राइट अंडर देम, ठीक है, और उनके अंदर जो भी राइट्स थे लोगों के वो जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. ये बताता है रिपील्स एंड सेविंग क्लॉज. इन द लास्ट ईयर वी हैव रिटन द मार्जिनल नोट. तो आपने देखा होगा अगर आपका बेयर एक्ट फॉर दिस इज योर बेयर एक्ट, यहाँ आपका सेक्शन नंबर लिखा है, यहाँ आपका उसका प्रोविजन लिखा है, तो कई बार ना यहाँ पे आपकी एक एडिशनल नोट लिखा होता है दैट वी नोन एज द मार्जिनल नोट. तो एक तरीके से ये समराइज करता है प्रोविजन के मेन कंटेंट को. तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट होता है लॉ का उसमें मार्जिनल नोट नहीं रहता है, और जनरली जो ऑथर होते हैं अलग अलग वो मार्जिनल नोट्स को जो है ऐड ऑन करते हैं टू समराइज दैट कॉन्टेंट, राइट. एंड ये अलग अलग बेयर एक्ट्स में अलग अलग किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है. तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में मार्जिनल नोट्स नहीं रहते हैं. तो ये आपके 10 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑफ द स्टैट्यूट्स, ठीक है. फर्दर फोर्थ इज द रोल ऑफ टाइटल, स्केड्यूल, प्रीएम्बल एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज. देखिए ये क्वेश्चन हम वही यूज कर रहे हैं, वही हम लोग आपको समझा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं. ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है. तो रोल ऑफ टाइटल, स्केड्यूल, प्रीएम्बल, इंटरप्रिटेशन. तो हम बताते हैं कि टाइटल का क्या रोल है. तो देखिए टाइटल है, टाइटल ऑफ एनी एक्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द स्कोप ऑफ लॉ, ठीक है, मदद करता है कि लॉ का क्या स्कोप है, लॉ का क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसको आइडेंटिफाई, मतलब हम पहचान पाते हैं कि भाई अगर किसी लॉ का टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमें उसके टाइटल से ही पता चल रहा है ना कि ये लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए मैटर्स को डील करेगा, राइट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो हमको पता है कि ये जो लॉ है ये गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के जितने मैटर्स हैं उनको गवर्न करेगा, ठीक है. तो दो तरह के टाइटल्स होते हैं, देयर इज अ लॉन्ग टाइटल एंड देयर इज अ शॉर्ट टाइटल, ठीक है. तो लॉन्ग टाइटल जो है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैट्यूट का पर्पस एंड स्कोप बताता है. शॉर्ट टाइटल हमें वो जो टाइटल होता है जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय न्याय संहिता, तो ये जो रेफरेंस के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज द शॉर्ट टाइटल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज प्रीएम्बल. तो प्रीएम्बल मैंने बताया ये जो उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लेट डाउन करते हैं. एंड दिस समहाउ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, कि किस इंटेंशन के साथ लॉ मेकर ने वो लॉ बनाया, वो इंटेंशन समझने में हमें प्रीएम्बल मदद करता है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आप देखिए, ठीक है, वो क्या कहता है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी नेचर क्या है. सो प्रीएम्बल जो है वो उस नेचर को, उस ऑब्जेक्ट को समझने में हेल्प करता है. ऑल्सो अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई एम्बिग्विटी आती है, देन कोर्ट्स यूज द प्रीएम्बल एज एन इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन. तो प्रीएम्बल जो है वो एक इंटरनल एड की तरह भी काम करता है, ठीक है. द नेक्स्ट कम्स इज द स्केड्यूल. तो स्केड्यूल जो है वो अनेक्चर होता है हर एक्ट में विच कंटेन्स सम एडिशनल डिटेल्स, जैसे कि फॉर्म्स हो गई या क्लासिफिकेशंस हो गए, लिस्ट हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, वो स्केड्यूल्स में मेंशन रहते हैं, ठीक है. तो ये मेन बॉडी नहीं होती, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेन बॉडी बट इट हैज़ अ लीगल वैल्यू, ठीक है, याद रखना, इट हैज़ अ लीगल वैल्यू. Further, interpretation clause. तो this clause also known as a definition clause. और जितने भी statute में important terms रहती हैं उन्हें define करता है interpretation clause. और it can be either exhaustive और inclusive. हो सकती है ये कि exhaustive list हो, यानी कि ये मतलब जितना उसमें लिखा है उतना ही मीनिंग जो है वो लिमिटेड रहेगा. और इट मे बी इंक्लूसिव, यानी कि उन्होंने एक ओपन डोर खोल दिया है. इट इंक्लूड्स, अगर कोर्ट चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पे उस मीनिंग को और ज़्यादा वाइडन अप कर सकता है, ठीक है. सो कोर्ट यूज दिस इंटरप्रिटेशन क्लॉज टू अंडरस्टैंड हाउ स्पेसिफिक टर्म्स शुड बी इंटरप्रेटेड थ्रू द एक्ट, राइट. तो इन शॉर्ट ये जितने भी जो कॉम्पोनेंट्स हैं, these play a very vital role and these are the vital tools for judges and lawyers to decode the true meaning and scope of the statute while resolving any ambiguity, right. Let's move to the next
क्वेश्चन दैट इज रोल ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस इन इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने ऊपर कुछ टूल्स देखे, फर्दर अब हम लोग देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन का क्या रोल रहता है। तो ये दोनों ही लीगल प्रोविजन में कोई भी कंफ्यूजन रहता है उसको दूर करने में मदद करता है। देखो इलस्ट्रेशंस क्या है कि जो प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन है उससे जुड़े हुए प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू में कितनी मदद मिलती है ना उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को समझने में। सिमिलरली एक्सप्लेनेशन क्या करता है, वो एडिशनल डिटेल्स रहते हैं कि भाई अगर सिर्फ सादा मेन प्रोविजन पढ़ने से इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है या किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, तो कई बार एक्सप्लेनेशन पढ़ के हमको वो प्रोविजन में जो डाउट आ रहा था वो क्लियर हो जाता है। So they help in understanding what the legislature intended while making the law, right? So कोर्ट जो है explanations and illustrations का यूज करते हैं लॉज को इंटरप्रेट करने में, so that एक करेक्ट मीनिंग जो है वो निकल कर आए और किसी भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो लॉ का। ठीक है, तो illustrations क्या होती हैं, they are like the sample situations that show how a law would apply, and explanation क्या होता है, they expands or limits of terms meaning। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोवाइजो एंड एक्सेप्शन। ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट भी हम लोग कई बार नहीं इस चीज़ को डिकोड कर पाते हैं कि प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स सी। देखिए अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो प्रोवाइजो जो है इट्स अ क्लॉज विच इज एडेड टू अ सेक्शन टू क्वालिफाई, टू लिमिट और कार्व आउट अ स्पेसिफिक कंडीशन फ्रॉम द जनरल रूल इन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक लिमिटेशन इम्पोज करता है। ठीक है, एक एक क्वालिफिकेशन इम्पोज करता है कि ये एक लिमिट लगाई है या फिर एक हमने कंडीशन इम्पोज की है और इसके बाहर ये प्रोविजन प्रिवेल नहीं करेगा। और रादर वी कैन से दैट इट डज नॉट नलिफाई द मेन प्रोविजन बट इट इम्पोज अ कंडीशन और अ रेस्ट्रिक्शन, एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो इट रिमूव समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ द ऑपरेशन। ये एक्सेप्ट करे यानी कि ये पर्टिकुलर चीज तो इस प्रोविजन में इंक्लूड होगी ही नहीं, राइट। सो वी कैन से इट एक्ट्स एज अ कंप्लीट एक्सक्लूजन। ये कंप्लीट एक्सक्लूजन होता है फ्रॉम द मेन प्रोविजन, ये आप याद रखना। एंड ऑन द अदर हैंड ये कंप्लीट एक्सक्लूजन नहीं है, रादर एक तरीके की कंडीशन इम्पोज करता है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोवाइजो एंड एक्सेप्शन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए I just give you an example here. Let me change the pen. Okay. So देखिए एक example लो कि every person shall be eligible for exam provided। ठीक है, ये जो provided word आ गया ये proviso है। provided that they have attain the age of 21 years। तो यहाँ पे लॉ ने एक प्रोवाइजो ऐड करके एक कंडीशन इम्पोज कर दी कि हर व्यक्ति एलिजिबल है, बट प्रोविजन एक कंडीशन इम्पोज कर दी कि जरूरी है कि उसकी जो एज है वो 21 ईयर्स की हो। तो कंडीशन इम्पोज कर दी एज टू दी एज ऑफ द पर्सन। अब हम एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, एक्सेप्शन का एग्जाम्पल लो that every person shall be liable for the act except minors। तो यहाँ पे वर्ड आ गया एक्सेप्ट। यहाँ पे बोला कि हर व्यक्ति लाइबल है फॉर द एक्ट एक्सेप्ट माइनर्स, यानी कि यहाँ पे हमने माइनर्स की जो कैटेगरी है उसको कंप्लीटली फुल्ली एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द लाइबिलिटी, right? I hope now the distinction between proviso and exception is pretty much clear। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। If anybody will ask me in the comment section that ma'am we need this particular PDF, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं ये PDF। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज I just write here lawvita _80 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, या फिर इफ समबडी इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम तो आप हमारी ईमेल आईडी gupta radhya80@gmail.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो हमारी PDF है जो 35 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, ये जस्ट फॉर 100 रुपीज़ है, पेड है, ऑब्वियसली पेड रखना पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर PDF, ठीक है। और डिटेल्ड नोट्स जो है हमारे बाकी सारे टॉपिक्स के वो भी अवेलेबल हैं इस सब्जेक्ट के और भी बाकी सारे सब्जेक्ट के, तो उसके लिए भी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे जो नोट्स हैं वो पेड हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज दी कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। तो कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स वो लॉज हैं दैट सिस्टमैटिकली कलेक्ट, organize and state the laws on a particular subject in a comprehensive and in a authoritative written form, right? तो ये वो laws हैं जो कि पहले जितने laws थे उन सबको जो कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे तो उनको अब जोड़ दिया गया है, उनको एकत्रित कर दिया गया है, दैट कलेक्ट, systematize and restate the existing legal principles into a structured code, ठीक है। तो यहाँ पे codifying statute कोई नया लॉ नहीं बना रहा है, नया कानून नहीं लेके आ रहा है, rather it compile the existing law, ठीक है, it compile the existing law, ये बात आप याद रखना और कोट करना, ठीक है। whether it comes from a common law, customs or earlier statutes that combines into a single code, ठीक है। So earlier the laws were based on customs or code which was scattered, बिखरे हुए थे, पर अब codified statute लाया गया जिसने लॉ को क्लियर बनाया, कलेक्टिव बनाया, सिस्टमेटाइज बनाया, सिंपल बनाया एंड ईजी टू फाइंड बनाया, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो आज के न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो सब आप एग्जाम्पल्स में कोट कर देना। तो कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स का पर्पस क्या है? टू मेक द लॉ क्लियर, एक्सेसिबल, कॉन्सिस्टेंट, है ना, और पुराने लॉज जो स्कैटर्ड थे उन पर जो कन्फ्यूजन था उन्हें दूर करना, एंड टू इंश्योर दैट ऑल द रेलिवेंट प्रोविजंस आर फाउंड इन वन प्लेस, राइट। और एग्जाम्पल्स आप कोट कर देंगे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल स्टैट्यूट्स। सो रेमेडियल स्टैट्यूट्स शब्द से मीनिंग समझ आ रहा है। रेमेडियल स्टैट्यूट का पर्पस है रेमेडी इंश्योर करना। सो इट्स अ लॉ दैट मेड टू रिजॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि समाज में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, महिलाओं के हक को लेकर हो सकती है, बच्चों के साथ जो भी क्राइम्स कमिट होते हैं उसको लेकर हो सकती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई भी अगर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई इनजस्टिस है, ठीक है, या लोगों को कोई अधिकार देना है, कोई बेनिफिट देना है दैट वाज नॉट अर्लियर अवेलेबल, तो उसके लिए हम एक रेमेडी लेकर आते हैं थ्रू अ लॉ, एंड दैट लॉ इज नोन एज रेमेडियल स्टैट्यूट। सो इट डजंट पनिश बट रादर हेल्प, ठीक है। ये पनिशिंग स्टैट्यूट नहीं है, रादर इट हेल्प एंड प्रोटेक्ट द पीपल। सो इट इज कॉल्ड रेमेडियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रेमेडी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पास्ट में कोई गलती हुई है पुराने लॉज में, या पुराने लॉ जो है वो रेमेडीज नहीं दे पा रहे हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू द स्टेट, तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करता है। जनरली जितने भी रेमेडियल स्टैट्यूट्स होते हैं, यहाँ हमारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच हेल्प द वुमेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच हेल्प द कंज्यूमर कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच हेल्प द लेबर कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो जितने भी रेमेडियल स्टैट्यूट्स हैं उनका पर्पस किसी ना किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करना ही रहता है अल्टीमेटली, राइट। सो दे फोकस ऑन रिलीफ एंड वेलफेयर एंड नॉट ऑन punishment. Clear? चलिए, the next is penal statutes. Okay, so penal statute is opposite of remedial. इसका objective रहता है to punish the people who does wrong, right, and to describe that what is crime. जो अलग अलग प्रकार है crime के उनको define करना, describe करना. So it is a type of law that tell us what is crime and what punishment will be given if someone commits that crime. ठीक है, crime क्या है और क्राइम अगर किसी ने कमिट किया है तो उसकी पनिशमेंट क्या है. सो दीज लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड मेंटेन द पीस एंड डिसिप्लिन. ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था रिलीफ प्रोवाइड कराना और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना एंड पीस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना. सो इट प्रिवेंट्स द क्राइम. इसका पर्पस तो यही है, पहला लोगों में पनिशमेंट के थ्रू एक डर पैदा करना कि भाई क्राइम्स ना कमिट करें, अदरवाइज यू विल बी इम्पोज टू सर्टेन पनिशमेंट एज पर दी लॉज. ठीक है, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना, लोगों को जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस इंश्योर करना एंड सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कुछ लीगल बाउंड्रीज सेट करना. दीज आर द पर्पस ऑफ द पीनल स्टैट्यूट्स. तो ये प्यूनिटिव नेचर के हैं. प्यूनिटिव मतलब पनिशेबल नेचर के हैं. कोर्ट जो है पीनल लॉज को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, ये आप याद रखना, लिबरल मैनर में नहीं इंटरप्रेट होते हैं.
एंड ऑब्वियसली penal laws cannot punish a person for something which wasn't a crime when it was done. ठीक है, जब किया गया तब अगर वो क्राइम नहीं था, then penal laws does not punish such person. तो भारतीय न्याय संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, these all are the penal statutes. ठीक है. The 10th, taxing statutes. तो टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या है? इट इज सच अ लॉ दैट इम्पोज अ फाइनेंशियल चार्ज और फाइनेंशियल टैक्स on individuals, on companies, on property, on goods, on transactions. एक ऐसा लॉ जो कि टैक्स इम्पोज करता है, एक फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज करता है, चाहे कंपनीज पे करता हो, इंडिविजुअल्स पे करता हो, गुड्स पे करता हो, ट्रांजेक्शन्स पे करता हो. तो बेसिकली टैक्सिंग स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं दैट हु शैल पे, कौन पे करेगा, हाउ मच टू पे, कितना पे किया जाएगा, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस टू पे, किन कंडीशंस पे किया जाएगा. ठीक है. तो इसका क्या पर्पस है? टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट रेवेन्यू इज यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पर्पसेस. ठीक है. तो देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो ऑप्शनल नहीं होता है एज पर द टैक्सिंग स्टैट्यूट, रादर ये एक लीगल ड्यूटी होती है, ये मैंडेटरी नेचर के होते हैं. एंड इफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये है कि अनटिल अनलेस अगर लेजिस्लेचर में क्लियरली मेंशन नहीं है दैट टैक्स इज सपोज टू बी पेड और टैक्स इज सपोज टू बी चार्ज, टैक्स नहीं पे किया जाएगा. लेजिस्लेचर को क्लियरली लिखना होगा कब, कहाँ, कैसे, किस कंडीशन पे टैक्स पे करना है या पर्टिकुलर चार्ज पे करना है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है टैक्सिंग स्टैट्यूट के? इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017 एक्सेट्रा. ठीक है. एक केस था हमारा जिसमें यू मे कोट इट, CIT वर्सेस शहजादा नंद एंड सन्स. ठीक है. 1966 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट क्लियर वर्ड्स इन द स्टैट्यूट. जो मैंने बात की ना यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ है कि कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता जब तक स्टैट्यूट में उस टैक्स को लेकर क्लियर वर्ड्स मेंशन ना हो. तो एक वैलिड टैक्स के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रेट ऑफ टैक्स. ठीक है. Alright, the next is the retrospective operation of statutes. तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई लॉ जो पास्ट इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स पर अप्लाई करे, है ना. सो यानी जब लॉ बना तब से पहले जो चीजें हो चुकी थी उन पे भी इफेक्ट डाले. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि लॉ इज प्रिज्यूम टू बी प्रोस्पेक्टिव अनलेस क्लियरली स्टेटेड अदरवाइज. यानी जब तक लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेस या बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन नहीं बोला हो, लॉ सिर्फ फ्यूचर पर लगेगा. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट मेंशन करे देन इन दैट केस वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई भी हो सकता है. There are two kinds of retrospective operation of statute. The first is prospective and the other is retrospective. ठीक है, मैंने बता दिया कि prospective होता है यानी कि जो वो जब से बना है उस डेट से ऑपरेट करेगा और वो पास के की गई चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा. बट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है इट अप्लाई टू इवेंट दैट अकर्ड बिफोर द लॉ वाज पास्ड. राइट. तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कब अलाउ किया जाता है? तब अलाउ किया जाता है अगर उस स्टैट्यूट में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन की गई हो दैट इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड, या फिर दूसरा इफ इट इज़ अ नेसेसरी इम्प्लीकेशन फ्रॉम द लैंग्वेज, यानी कि ऑल दो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है लेकिन हमें स्टैट्यूट की लैंग्वेज से ये चीज़ पता चल रही है. एंड फर्दर प्रोसीजरल और रेमेडियल लॉज कैन अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली. प्रोसीजरल और रेमेडियल लॉज जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किए जा सकते हैं. कब अलाउ नहीं किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन? पीनल लॉज के नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. ये बात याद रखना हमेशा. पीनल लॉज जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होंगे. एंड दूसरा, इट कैन नॉट अफेक्ट द वेस्टेड सब्सटेंटिव राइट्स अनलेस क्लियरली इंटेंडेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. तो ये सब्सटेंटिव राइट्स पर भी अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. तो इनको अगर सब्सटेंटिव लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाना है तो वो तभी होता है जब लेजिस्लेचर क्लियरली उसमें मेंशन करे. यानी कि अगर कोई लॉ एग्जिस्टिंग राइट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है. यस, दैट्स इट. तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन तभी माना जाता है जब लेजिस्लेचर ने क्लियरली बोला हो या लॉ प्रोसीजरल हो, अदरवाइज लॉ विल बी इंटरप्रेटेड एज प्रोस्पेक्टिव ओनली. ठीक है. तो हम लोगों ने 11 टॉपिक्स कर लिए. चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एड्स. तो इसको हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स भी बोलते हैं. एड्स या फिर टूल्स भी लिख के आ सकता है. सिमिलरली यहाँ पे इंटरनल और
एक्सटर्नल भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये मतलब बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो कि कोर्ट को हेल्प करते हैं वाइल इंटरप्रेटिंग एनी लॉ, एनी स्टैट्यूट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक एड्स तो वो सारे आपके टूल्स हो गए जो स्टैट्यूट के पार्ट होते हैं, जो ऊपर मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट बताया नहीं था, टाइटल, प्रीएम्बल, डेफिनेशन क्लॉज, मेन प्रोविजन, स्केड्यूल्स और मार्जिनल नोट्स, वो सब हो गए आपके इंट्रिंसिक एड। दीज आर द टूल्स और रेफरेंसेज विद इन द स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट के अंदर हैं, दैट हेल्प द जजेस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ लॉ। एक्सट्रिंसिक कौन से हैं? एक्सट्रिंसिक कह लो या एक्सटर्नल कह लो, दीज आर आउटसाइड द स्टैट्यूट, यानी कि जो स्टैट्यूट के पार्ट्स हैं उनसे अलग, ठीक है, उनसे अलग, दैट हेल्प द अगेन कोर्ट टू इंटरप्रेट द लॉ। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल है? पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, डिक्शनरीज हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीसिडेंट एज एन एड। क्या होता है प्रीसिडेंट? तो प्रीसिडेंट जो है वो पास डिसीजंस होते हैं कोर्ट के, तो यानी पहले के कोर्ट के डिसीजन को फ्यूचर के केसेस में गाइड के रूप में यूज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ जुडिशियल प्रीसिडेंस। जब स्टैट्यूट का लैंग्वेज अनक्लियर हो, है ना, तो कोर्ट्स जो है वो पास जजमेंट्स का सहारा लेते हैं टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। lot of time it happens, right, to maintain the consistency and to understand the similar words or provisions, the precedent is being used as an aid, as a tool of interpretation. So why it is so important? Because it ensures consistency, it ensures uniformity, right, and precedent somehow reflect the judicial wisdom. It helps the court to understand that how कैसे ये लॉ इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आवर जुडिशरी, राइट। तो जुडिशरी का रोल सिर्फ लॉ अप्लाई करना नहीं है, बल्कि उसका करेक्ट मीनिंग निकालना भी होता है, स्पेशली व्हेन द वर्ड्स आर एम्बिगुअस। तो देखिए दो टाइप ऑफ आपके प्रेसिडेंट्स होते हैं, द बाइंडिंग एंड द पर्सुएसिव। तो बाइंडिंग कौन सा हुआ? जब हायर कोर्ट्स के डिसीजंस लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। पर्सुएसिव का क्या एग्जाम्पल हुआ? जैसे कि जो अदर हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए गए जो जजमेंट्स हैं, या किसी फॉरेन जजमेंट का जो इम्पैक्ट है, सो अदर हाई कोर्ट जजमेंट और द फॉरेन जजमेंट वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट कोर्ट उन्हें पर्सुएशन के रूप में कंसिडर कर सकता है, एंड दे मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल इंटरप्रेटिंग एनी पर्टिकुलर केस और एनी पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। सो दोज जजमेंट्स आर नोन एज अ पर्सुएसिव प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो एक केस था हमारा, आपने सुना भी होगा, बंगाल कम्युनिटी, दैट वाज बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट प्रेसिडेंट इज अ गाइड फॉर इंटरप्रिटेशन अनलेस इट इज क्लियरली रॉन्ग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है एक इंपॉर्टेंट गाइड होता है, ये बात जो है इस केस में कोर्ट ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। आप लोग सोचते होंगे कि ये केसेस जो हैं मैंने नोट्स में क्यों नहीं मेंशन किए। देखिए नोट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब हम लोग लेक्चर तैयार करने के लिए पढ़ते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे केसेस निकल के आते हैं जो फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हमने आपको बता दिया साथ साथ। तो अब अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ऑफकोर्स इसे लिख लेंगे साथ में। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल नोट, ठीक है। तो मार्जिनल नोट का मतलब होता है कि स्टैट्यूट के सेक्शन के साइड में, मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि आपका ये मेन प्रोविजन है, इसके साइड में, या ये मेन प्रोविजन है, इसके साइड में लिखा होता है, शॉर्ट समरी है बेसिकली ये, ठीक है। और मतलब एक क्रक्स में बता रही है आपको कि क्या है मेन प्रोविजन के अंदर। सो इट्स अ ब्रीफ समरी और द हेडिंग रिटन इन द मार्जिन ऑफ अ स्टैट्यूट, बिल्कुल मार्जिन पे लिखी होती है, बिसाइड द मेन सेक्शन और क्लॉज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेक्शन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सेक्शन का बेसिक सब्जेक्ट बताना, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज द कॉन्टेंट ऑफ अ सेक्शन क्विकली, राइट। और रीडर को स्टैट्यूट नेविगेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ गाइडिंग टूल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। तो देखिए जो आपका मार्जिनल नोट है ये इनेक्टेड लॉ में, मैंने पहले ही बोला था कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट होता है, जो इनेक्टेड लॉ होता है उसका पार्ट नहीं होता है ये, इसीलिए इनका जो है वैल्यू वो लिमिटेड होता है इंटरप्रिटेशन में, ये बात याद रखना। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका टूल नहीं है ये, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, रादर फिर भी ये वैल्यू रखते हैं, बट जो मेन आपके इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल एड्स हैं उनके कंपैरेटिवली कम रखते हैं। कोड यूजुअली इग्नोर करते हैं मार्जिनल नोट को इफ द सेक्शंस लैंग्वेज इज इटसेल्फ क्लियर, लेकिन अगर स्टैट्यूट में एम्बिग्विटी हो तो मार्जिनल नोट कैन बी यूज्ड, याद रखना, इट कैन बी यूज्ड एज एन इंटरनल एड टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट।
एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेक्शन एंड मार्जिनल नोट, तो कौन प्रिवेल करेगा? वेरी ऑब्वियस, द सेक्शन विल प्रिवेल. फर्दर द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए भी बढ़ रहे हैं बिकॉज देयर आर 35 टॉपिक. मैंने आपको बताया हम लोग 35 टॉपिक कवर करेंगे, और अगर हम लोग इस स्पीड से नहीं चलेंगे तो हम 4 घंटे तक पढ़ते रहेंगे. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरी मटीरिया. तो ये एक लैटिन भाषा का फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, यू नो इफ अ पर्टिकुलर लीगल मैगजिम कम्स इन योर एग्जाम, तो आपका जो उसका लिटरल मीनिंग होता है वो आपको याद होना ही चाहिए. सो पेरी मटीरिया का मीनिंग है ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज. सो जब 2 या 2 से ज्यादा स्टैट्यूट्स सेम सब्जेक्ट को डील करते हैं तो उन्हें पेरी मटीरिया स्टैट्यूट कहते हैं. ठीक है, इन्हें एक साथ रीड किया जाता है टू बेटर अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट. ठीक है, दे मस्ट बी रीड एंड इंटरप्रेटेड टुगेदर टू हार्मोनाइज एनी इनकंसिस्टेंसी. तो इसका पर्पस क्या है कि अगर एक स्टैट्यूट में कोई एम्बिग्विटी है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरे रिलेटेड स्टैट्यूट का रेफरेंस लेकर उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है. तो ये एक तरीके का आपका एक्सटर्नल एड है जो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो पेरी मटीरिया इज अ एक्सटर्नल एड, याद रखना. फॉर एग्जाम्पल CRPC एंड IPC दोनों आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, सो दे कैन बी रीड इन पेरी मटीरिया, राइट. अनदर एग्जाम्पल यू कैन कोट, यहाँ पे लिखा है मैंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये दोनों ही सर्विस डिलीवरी इन सब्जेक्ट मैटर को टच कर रहे हैं, तो दे कैन बी इंटरप्रेटेड टुगेदरली. सिमिलरली देयर आर फैक्ट्रीज एक्ट एंड एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, दोनों ही लेबर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किए जा सकते हैं साथ साथ, है ना. तो जैसे कि हमारा M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस केस में कोर्ट ने पेरी मटीरिया के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसको हेल्प किया एज एन इम्पॉर्टेंट एड, एक्सट्रिंसिक एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टैट्यूट. ठीक है, तो देखिए पेरी मटीरिया तभी अप्लाई किया जाता है जब सब्जेक्ट मैटर सेम हो और पर्पस एंड ऑब्जेक्ट जो है दोनों स्टैट्यूट का वो आपस में अलाइंड हो. ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंट या कंटेक्स्ट अलग हो तो पेरी मटीरिया रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका लिटरल रूल. क्या है लिटरल रूल? देखिए कई सारे रूल्स हैं हमारे इंटरप्रिटेशन के. देयर इज लिटरल रूल, देयर इज गोल्डन रूल, देयर इज मिस्चीफ रूल. 3 है आपके की रूल्स. हम लोग शुरुआत करें लिटरल रूल से. तो लिटरल रूल जिसे हम लोग प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं, यहाँ हमने लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेन मीनिंग रूल. ठीक है, इंटरप्रिटेशन का ये सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी रूल होता है. और इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए हमने लिखा है दिस इज द कार्डिनल रूल टू कंस्ट्रू इट्स प्रोविजंस लिटरली एंड ग्रामेटिकली. तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब स्टैट्यूट के वर्ड्स क्लियर और अनएम्बिगुअस हो, यानी कि मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब उन वर्ड्स को उनके ऑर्डिनरी, उनके ग्रामेटिकल सेंस में ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए या किया जाता है. ना कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, ना कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट करें. ठीक है, ये इसका लिटरल रूल कहता है. The general rule of implication of this rule, statute may itself provide a special meaning for a term which is usually to be found in the interpretation. ठीक है, कोर्ट को कुछ अपने पास से एडिशनल एड ऑन नहीं करने की जरूरत है. द टेक्निकल वर्ड्स आर गिवन द ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग. अगर कोई टेक्निकल वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग देना चाहिए अगर कोर्ट ने कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन जो है वो नहीं किया है. तो लिटरल रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एज एक्सप्रेस इन द क्लियर वर्ड्स. कि जो लेजिस्लेचर ने क्लियर वर्ड्स में बात कही है उस इंटेंशन को बरकरार रखना है, उस इंटेंशन को ही आपको इफेक्ट देना है वाइल इंटरप्रेटिंग दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट. यानी कोर्ट का काम है लॉ बनाना नहीं, सिर्फ इंटरप्रेट करना और एग्जैक्टली जैसा लिखा गया है उसी चीज को इंटरप्रेट करना. ठीक है, and there is a particular quote that you can mention in regards to this literal rule, that if the words of the statute are clear, if the words of the statute are clear, there is no need to look somewhere else. There is no need to look elsewhere. ठीक है ना. यहाँ पे है ना, ये R मैंने यहाँ लिखा है. आप अगर एग्जाम में लिखेंगे ना तो कई बार क्या होता है, आपने बड़ा ही अच्छा आंसर क्यों ना लिखा हो, लेकिन ना ये जो व्हाट्सअप लैंग्वेज होती है, ये जेनजी लैंग्वेज होती है, इससे भी नंबर काट लेते हैं टीचर. तो ये आप गलती मत करना. ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? देखो लिटरल रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब आपकी एम्बिग्विटी यानी कि कंफ्यूजन है, तब लिटरल मीनिंग से काम नहीं चलेगा ना. तब तो कोर्ट को अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा. इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस है, अनरीजनेबलनेस है, तो वहाँ पे आप गोल्डन रूल या मिस्चीफ रूल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ओके. एक केस आप लिख सकते हो यहाँ पे,
स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस गोविंद सिंह, 2004 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि लिटरल इंटरप्रिटेशन तब अप्लाई होता है जब लैंग्वेज प्लेन होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल एक मॉडिफिकेशन है लिटरल रूल का, ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वी कैन से द लिटरल रूल। ये तब यूज होता है जब लिटरल इंटरप्रिटेशन से जो कंफ्यूजन है, जो इनजस्टिस है, कहीं ना कहीं जो एब्सर्डिटी है वो क्रिएट हो रही है ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है, लिटरल रूल से काम नहीं चल रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर स्टैट्यूट के वर्ड्स लिटरल मीनिंग लेने से इलॉजिकल या अनजस्ट रिजल्ट निकाल रहे हैं तो कोर्ट वर्डिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर सकती है और मॉडिफाई करके लॉ का रीजनेबल मीनिंग जो है वो निकाल सकती है और निकालना चाहिए। ठीक है, कि इफ क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इफ the literal rule leads to absurdity, inconvenience, injustice, then the court must modify the meaning to such an extent and no further as would it prevent such a consequence. ठीक है, हमको सही देखिए, जस्टिस तो मेन आपका पॉइंट है ना। अगर जस्टिस नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे लिटरल रूल लगाकर? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉ का लैंग्वेज फॉलो करो बट ओनली टू द एक्सटेंट कि वो नॉनसेंस ना बन जाए, है ना, वो इनजस्टिस ना कॉज करे। ये केसेस हैं, जैसे कि इस केस में एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में एन अनमैरिड वुमन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेक्शन ऑफ 2A एंड एन अनमैरिड वुमन कैन आल्सो अबॉर्ट हर चाइल्ड टू। ठीक है, यहाँ पे वुमन के कंटेक्स्ट में अनमैरिड वुमन को भी कवर किया गया था। ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्टिव था जस्टिस इंश्योर करना। ठीक है, आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं ना कि गोल्डन रूल एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है कि जब लिटरल रूल या लिटरल मीनिंग फेल करता है तब कोर्ट रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करती है, मॉडिफिकेशन करती है टू फुलफिल दैट जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। राइट, चलिए द नेक्स्ट इज मिसचीफ रूल। ओके, सो मिसचीफ रूल को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या है वो नाम? इसका नाम है हेड-ऑन्स रूल। याद रखेंगे, हेड-ऑन्स रूल। और हेड-ऑन्स रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रूल था ये आपका ओरिजिनेट हुआ था हेड-ऑन्स केस में इन 1854। देखिए ये जो ईयर है ना, आई डाउट इट, आप प्लीज़ इसको क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फैक्ट की बात करते हैं कि हेड-ऑन्स केस में ये मिसचीफ रूल जो है ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए हम लोग इसको हेड-ऑन्स रूल कहते हैं। तो लॉ किस प्रॉब्लम या किस पर्टिकुलर मिसचीफ को क्योर करने के लिए लाया गया था, हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं इस रूल के अंदर। ठीक है, इस रूल का मेन एम होता है कि कोर्ट उस इंटेंशन को फाइंड करे, उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड करे जो लेजिस्लेचर ने उस मिसचीफ को, उस रॉन्ग को रोकने के लिए रखा था, और स्टैट्यूट को ऐसे इंटरप्रेट करे कि उस मिसचीफ को दूर किया जा सके। ठीक है, इट्स मेन एम इज टू डिटरमाइन द मिसचीफ एंड डिफेक्ट दैट द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन है सेट आउट टू रेमेडी। देखिए किसके लिए लाया गया था? जिस मिसचीफ को दूर करने के लिए लाया गया था। अगर वो हमारा जो मिसचीफ है वो लिटरल रूल से या गोल्डन रूल से नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हम जो है इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे स्टैट्यूट को ताकि वो मिसचीफ जो है वो अल्टीमेटली दूर हो जाए और जिस इंटेंशन के साथ लॉ बनाया था वो इंटेंशन परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें 4 बातें पूछते हैं। ठीक है, क्या 4 बातें पूछते हैं इस रूल में? कि पुराना लॉ क्या था, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, उस लॉ में क्या मिसचीफ था, मतलब भाई क्या मिसचीफ है, क्या प्रॉब्लम था। तीसरी बात, लेजिस्लेचर ने नए लॉ में क्या रेमेडी दी थी। एंड चौथी बात, कोर्ट का काम है लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करना कि मिसचीफ रिमूव हो और रेमेडी जो है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, वी हैव अ केस हियर, गुड ईयर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, 1990 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसचीफ रूल तब लगता है जब लिटरल रूल से लेजिस्लेचर की इंटेंशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। आपको पता है ये जो लेक्चर है ना मैं 1 गो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। देयर इज नो कट्स, देयर आर नो एडिट्स because I had a lack of time and I got a request from a lot of students कि ये लेक्चर चाहिए हमको अर्जेंट बेसिस पे, इसलिए हम लेकर आए हैं।
इसलिए बीच बीच में मेरा गला जो है हो सकता है बैठ भी जाए, क्योंकि मैं इतना लंबा बिना ब्रेक के बोल रही हूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ माफ़ करिएगा आवाज़ में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। चलिए 19th क्वेश्चन इज स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ के वर्ड्स को एग्जैक्टली जैसे लिखा गया है वैसे ही इंटरप्रेट करना है, विदाउट एडिंग, विदाउट डिलीटिंग और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं करना है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है और एज इट इज़ जो लॉ है वही अप्लाई करना है। तो ये रूल मेनली यूज़ होता है तब यूज़ होता है जब लॉ जो लीगल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट करता हो, कोई भी लॉ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता हो या ड्यूटीज़ इम्पोज करता हो, एंड स्पेशली जितने जो हमारे टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हो गए, पीनल स्टैट्यूट्स हो गए, जब हमें उन्हें इंटरप्रेट और अप्लाई करना हो तब हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So it is based only on the literal meaning of the words without adding, modifying and inferring anything, right? So it focus on plain grammatical meaning, ठीक है। इसमें हम literal rule apply करते हैं in the strict interpretation। तो एक ना maxim है हमारा, उस पर ये based है। The maxim is expressio unius est exclusio ulterius, जिसका मतलब होता है जो चीज़ लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन है सिर्फ उसी का मीनिंग लिया जाएगा, कोर्ट एक्स्ट्रा मीनिंग इन्फर नहीं करेगा। तो इसके एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं? इसके एप्लीकेशन एरियाज हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, पीनल स्टैट्यूट्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जहाँ पे आपकी अप्लाई होनी है, एंड द एग्जेम्पशंस, वहाँ पे हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज बेनिफिशियल एंड रेस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये दोनों ही इंटरप्रिटेशन के ऑपोजिट अप्रोचेज हैं। ये एक एक्सपेंड करता है, राइट्स एक्सपेंड करता है, और दूसरा लिमिट करता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग लिबरल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जस्ट राइट इट, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो जब कोर्ट किसी स्टैट्यूट को ब्रॉड और लिबरल सेंस में इंटरप्रेट करता है, ठीक है, ऑन अ ईजियर नोट, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, स्पेशली टू होम, स्पेशली टू दी weaker section of society, so that is what we known as the beneficial construction. So it is generally used in the welfare laws, ठीक है, and to the remedial statutes. remedial statutes जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या लेबर वेलफेयर एक्ट्स हो गए, जितने भी लॉज होते हैं, ह्यूमन राइट्स कॉम्पनसेशन को लेके हो गया, ह्यूमन राइट्स को लेके हो गया। सो उन लॉज में जहाँ पे हमें वेलफेयर का ध्यान रखना है, बेनिफिट मिले सबको, उसका ध्यान रखना है, तो वहाँ पे हम लोग लिबरल कंस्ट्रक्शन करते हैं। या कोर्ट, हम मतलब कोर्ट, ठीक है, हमसे यहाँ मतलब है whoever authority who is interpreting, ठीक है। तो लिबरल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है to promote the object of the statute and to ensure that the benefit is not denied due to technicalities। ऐसा ना हो कि टेक्निकलिटीज़ के चक्कर में बेनिफिट ही जो देना था वो रह जाए, है ना। ऑन द अदर हैंड ये ऑपोजिट है, ये उस चीज़ को लिमिट करता है। इसमें हम लोग नैरोली इंटरप्रेट करते हैं स्टैट्यूट को, जिसमें कोर्ट सिर्फ लिटरल मीनिंग तक लिमिटेड रहता है ताकि राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट ना हो अननेसेसरली। तो जनरली जो रेट्रोस्पेक्टिव कंस्ट्रक्शन है वो पीनल स्टैट्यूट्स में, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में, एग्जेम्पशंस में, प्रिविलेजेस में कंस्ट्रू किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ लॉ एंड टू प्रोटेक्ट the authority from overreach of the statutory language. So if there is any ambiguity, कोई confusion है, the interpretation should favor the person on whom the burden is being placed, not the authority, ठीक है। तो देखिए जो beneficial construction है, it is used to expand the justice, and on the other hand restrictive construction is used where the law imposes obligations or restricts the liberty, right। चलिए आगे बढ़े, हम लोगों ने 20 देख लिए है ना। चलिए 21st टॉपिक है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डॉक्ट्राइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन रहती है, ठीक है। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है एक कार्डिनल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कंस्ट्रक्शन का। एंड इसका मतलब होता है जब कोई भी दो प्रोविजंस हो गए या कोई भी दो सेक्शंस हो गए किसी स्टैट्यूट के, जब उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है, कोई भी दो सेक्शन, कोई भी दो प्रोविजन, तब कोर्ट क्या करता है, तब कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन करता है जिससे दोनों को इफेक्ट मिल सके और जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उन प्रोविजंस के बीच में वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सो when there are two provisions which are in conflict, ठीक है, तब वहां पर ये कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू इंश्योर दैट दे बोथ when they both cannot stand together,
दे शुड बी पॉसिबली इंटरप्रिटेड दैट गिव इफेक्ट टू बोथ, दोनों को ही इफेक्ट मिले, दोनों ही इफेक्ट में आ सके और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिसॉल्व हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड द रिपग्नेंसी, जो विरुद्ध क्रिएट हुआ है उसको अवॉइड करना, राइट, एंड टू गिव फुल इफेक्ट टू द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द बोथ प्रोविजन, दोनों ही प्रोविजंस को लाने के पीछे जो भी इंटेंट था लेजिस्लेचर का वो प्रिवेल करे और उसको फुल इफेक्ट दिया जा सके, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू प्रोविजंस, इसीलिए किसी भी स्टैट्यूट को कंस्ट्रू करते वक्त ये कोर्ट का ड्यूटी होता है कि वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करें या अवॉइड करें, ठीक है। देयर इज अ केस ऑफ शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी लैंडमार्क केस, जिसमें in this case there was a question revolved around a conflict between fundamental rights and DPSP, ठीक है। यहाँ पे जो conflict arise हुआ वो fundamental rights और directive principles के बीच में हुआ, which are the crucial parts of Indian constitution। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये harmonious construction का रूल अप्लाई करते हुए इस तरीके से उस conflict को सॉल्व किया ताकि दोनों का ही जो इफेक्ट है वो सस्टेन रहे और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है दैट नो सेक्शन और नो प्रोविजन शुड बी ट्रीटेड एज यूजलेस और शुड बी ट्रीटेड एज रिडंडेंट, ठीक है। सपोज क्या करिए, हमने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स यूनिटी इन द स्टैट्यूट, ठीक है। कोर्ट प्रोविजंस को आपस में एडजस्ट करता है ताकि हर सेक्शन का मीनिंग बन सके। चलिए आगे बढ़े। 22nd इज कलरेबल लेजिस्लेशन, ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग पढ़ते हैं, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम विच इज क्वांडो अलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिक्यूम, ठीक है। ये लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब है व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली एज वेल, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी कानून ने उस काम को आपसे डायरेक्टली करने के लिए मना किया है, प्रोहिबिट किया है, तो आप इनडायरेक्टली भी उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। जब लेजिस्लेचर ने इनडायरेक्टली वो काम करने की कोशिश करता है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन ऑल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली, ठीक है। तो पर्पस क्या है इसका, तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये चेक करता है कि क्या लेजिस्लेचर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का मिसयूज किया है, बस फॉर्म अलग दिखाया बट सब्सटेंस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। तो अगर कहीं पे दिखता है कि फॉर्म अलग बना के और काम हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, तो वहीं पे वो चेक इम्पोज करता है हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिशरी है वो, और इस रूल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। द पर्पस इज टू प्रिवेंट द सेल्फिश डिजाइन्स, राइट। ट्रांसग्रेशन तो नहीं हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से काम करके, तो उस चीज को रोकना, राइट। तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्राइन है ये फॉर्म और सब्सटेंस के बीच में कंपैरिजन जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। अगर सब्सटेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो लेजिस्लेशन भी इनवैलिड होगा, चाहे आपका फॉर्म कितना भी सही हो, ठीक है। जैसे इस वाले केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इफ अ लेजिस्लेचर हैज नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इट कैन नॉट डू सो इवन अंडर द गाइज ऑफ अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर के पास एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का पावर नहीं है तो वो किसी और सब्जेक्ट का सहारा लेकर भी वो काम नहीं कर सकता, वही ना। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली एज वेल, इट्स दैट सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एक टूल है टू स्टॉप द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिथ एंड सब्सटेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, ठीक है। पिथ का क्या मतलब है, पिथ का मतलब है ट्रू ऑब्जेक्ट एंड द एसेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और सब्सटेंस का क्या मतलब है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्राइन का मतलब है जब किसी लॉ का ट्रू नेचर या ट्रू सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइन करना है, चाहे उसमें दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा ही इन्फ्लुएंस क्यों ना हो रहा हो, अगर वो एक असेंशियल पार्ट है किसी चीज का, ठीक है, तो हम इस चीज पे गौर फरमाएंगे कि ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रू सब्जेक्ट मैटर क्या था। ये जनरली जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है
पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में कि इस सब्जेक्ट मैटर पे या जो फलाना लिस्ट थी इसमें किसके पास राइट था लॉ मेकिंग का, कि क्या ये स्टेट लिस्ट का पार्ट था, क्या ये यूनियन लिस्ट का पार्ट था, क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट था. सो द पर्पस ऑफ पेटेंट सब्सटेंस इज टू डिटरमाइन अंडर विच लिस्ट आइदर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट अ लॉ फॉल्स, स्पेशली व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तब हम इस डॉक्ट्राइन का यूज करते हैं. और तब ये जो डॉक्ट्राइन है ये सजेस्ट करता है दैट व्हेन एनी लॉ इज मेड ऑन वन एंट्री इन वन लिस्ट एंड टचेस अपॉन अनदर एंट्री, कि भाई हमने बनाया है एक कानून एक लिस्ट के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांसग्रेस कर रही है, टच कर रही है किसी और एंट्री के ऊपर जिस पे लॉ बनाने का हक उस लॉ मेकिंग अथॉरिटी पे नहीं था, तो टेस्ट किया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस था, व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट देयर, कि वहां पे वो लॉ मेकिंग पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या फिर यहाँ पर वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि वो जो लॉ उसकी वैल्यू कितनी रखता है. राइट. सो इन सच केसेस द डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन. ठीक है. तो कोर्ट ऐसे केसेस में एग्जामिन करता है द सब्जेक्ट मैटर विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. ठीक है. So if the subject falls within the union list and any incidental encroachment or approachment by the law does not make it invalid. ऐसा नहीं है कि भाई just because हमने सेंटर ने किसी स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना दिया, वो डायरेक्टली नहीं बनाया, जिस मैटर पे बनाया उससे जुड़ा हुआ एक और एंट्री था और जो कि स्टेट के परव्यू में था. सो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सेंटर ने जो लॉ बनाया वो इनवैलिड हो जाएगा. नो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. अगर किसी लॉ का मेन सब्जेक्ट मैटर एक लिस्ट में आता है और दूसरे लिस्ट में माइनर इंक्रोचमेंट है तो लॉ वैलिड माना जाएगा. ठीक है. एक बहुत ही फेमस केस है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे. द केस इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. ठीक है. 1951 का केस है. तो इस केस में प्रोहिबिशन एक्ट अल्कोहल पे था. ठीक है, जो कि एक स्टेट लिस्ट का पार्ट था. बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट हुआ इस प्रोहिबिशन एक्ट का, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ. ठीक है, कि इंक्रोचमेंट किया जा रहा है दूसरे के पावर्स का. तो कोर्ट ने इसमें कहा दैट मेन सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोहिबिशन था, ना कि फॉरेन ट्रेड. इसीलिए ये एक्ट हम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर इंक्रोचमेंट ऑफ दिस माइनर टचिंग ऑफ द लॉ हम इसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे और ये जो प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है ये वैलिड है. एंड इसको फिर इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन पिथ एंड सब्सटेंस का इस्तेमाल किया था. ठीक है. तो पिथ एंड सब्सटेंस रूल जो है वो कोर्ट को हेल्प करता है टू अपहोल्ड द लेजिस्लेशन इवन इफ माइनर ओवरलैपिंग हो, एज लॉन्ग एज द मेन इंटेंट इज क्लियर. ठीक है. चलिए, द नेक्स्ट इज टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्राइन. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए, टेरिटोरियल नेक्सस का क्या मतलब होता है. टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब होता है लॉ बनाने वाले बॉडी किस मैटर पर तब तक लॉ बना सकता है जब तक उसका सफिशिएंट नेक्सस या वी कैन से सफिशिएंट कनेक्शन उसकी टेरिटरी से हो, है ना. The validity of laws which are enacted by a state legislature that may have extraterritorial operation. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 इसके रिगार्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन देता है दैट अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. कि हमने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को डिफाइन किया कि स्टेट लेजिस्लेचर उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाएंगे विच इज रिलेटेड टू दी होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है. स्टेट के लिए ही लॉ बनाया जाएगा, स्टेट के ही पार्ट के लिए लॉ बनाया जाएगा. एंड सिमिलरली देयर इज अ प्रोविजन जो कि यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर को डिफाइन करता है कि जो भी इंटायर यूनियन के लिए लॉ है वो बनाया जाएगा. ठीक है. और फिर हमने अलग अलग लिस्ट में एंट्रीज डाल दी गई कि यूनियन किस पे बनाएगा, स्टेट किस पे बनाएगा, एंड दोनों मिलके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे बनाएंगे. सो दिस डॉक्ट्राइन इंश्योर्स दैट देयर इज अ रियल एंड सब्सटेंशियल कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ एंड द स्टेट इनेक्टिंग इट. कि जो लॉ बना रही है स्टेट और जो सब्जेक्ट मैटर है उनके बीच में आपस में एक टेरिटोरियल कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है. तो ये कह रहा है कि जैसे कई बार किसी स्टेट ने किसी मैटर पर एक कानून बनाया, ठीक है, पर उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं ऑल्दो वो एक आउटसाइड एलिमेंट है बट उसका इम्पैक्ट उसके स्टेट पर हो रहा है, तो फिर ऐसे लॉ को हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं कहेंगे. स्टेट लेजिस्लेट ऑन मैटर्स विद आउटसाइड द एलिमेंट बट हैविंग द इम्पैक्ट विद इन द स्टेट, तो फिर ऐसा लॉ भी जो है आफ्टर कंस्ट्रूइंग यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन हम उसको वैलिड कंसिडर करते हैं. लॉ मस्ट हैव अ रियल एंड सब्सटेंशियल कनेक्शन. ये इसका की है दैट द लॉ मस्ट हैव a real
एंड सब्सटैंशियल कनेक्शन विद द टेरिटरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है विद द टेरिटरी. सो इट अपहोल्ड्स, इसकी इंपॉर्टेंस है, इट अपहोल्ड्स द फेडरल स्ट्रक्चर in our country and it maintains the legislative competence and the fair application of laws. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इस हमें टेस्ट करना है that who had the power, so whether the connection is real or not, ये डॉक्ट्राइन में बोलते हैं कि आप ये चेक करो कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे कानून बनाया गया उसका कनेक्शन उस स्टेट से है या नहीं. अगर है, इफ यस, तो वो लॉ वैलिड होगा इवन दो भले ही उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट हो रहा हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. द नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रीन. ये जनरली हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में भी पढ़ते हैं अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन. सो इट रेफर्स टू द एक्शंस और लॉज मेड बियॉन्ड द लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन. यानी कि एक व्यक्ति की जो पावर्स दी गई हैं, जिस भी लॉ से वो गवर्न होता है, अगर वो व्यक्ति या वो अथॉरिटी अपनी उन पावर से बियॉन्ड जाके कोई एक्शन लेते हैं या कोई कानून बनाते हैं, तो फिर हम ऐसे एक्शंस को या ऐसे लॉज को अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, यानी कि बियॉन्ड द पावर. ये इसका लिटरल मीनिंग है, बियॉन्ड द पावर्स. ठीक है, यानी कि अगर कोई अथॉरिटी या कोई लेजिस्लेचर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या अपनी स्टैट्यूटरी पावर्स के बाहर जाके काम करते हैं, तो वो एक्शन अल्ट्रा वायर्स कहलाते हैं, यानी कि इनवैलिड माने जाते हैं, है ना. तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स. दो तरह के अल्ट्रा वायर्स एक्शन हम लोग मानते हैं. पहला सब्सटैंटिव एंड दूसरा है प्रोसीजरल. तो सब्सटैंटिव यानी जब लॉ सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड हो. ठीक है, व्हेन द अथॉरिटी एक्सीड इट्स पावर इन सब्सटेंस such as framing a law beyond its legislative competence. Procedural यानी कि जब लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है वो वॉयलेट किया गया हो या आपने सही प्रोसीजर फॉलो अप नहीं किया गया हो, तब हम उसको प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स कहते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स हियर. ठीक है, तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट किए जाते हैं, लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर्स हो जाता है. यानी कि कोई भी लॉ आपने बनाया और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट वो लॉ अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इस डॉक्ट्राइन का यूज करते हैं ताकि जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, ताकि कोई भी एक्शन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ले रहा हो, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ले रहा हो या कोई भी लोअर जुडिशरी ले रही हो, और वो जो लॉ है अगर अल्ट्रा वायर्स है, तो कोर्ट जो है ऐसे लॉ को, ऐसे एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन. ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन इंडिया, है ना. तो ये जो डॉक्ट्राइन्स हैं, ये जो रूल्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी कंट्री में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स दोनों एक साथ पढ़ेंगे, और ये दोनों ही आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है. आर्टिकल 13 में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रीन्स होती हैं ये, या प्रिंसिपल्स होते हैं. तो डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी इज रूटेड इन आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो दिस डॉक्ट्रीन सेज दैट, ये डॉक्ट्रीन क्या कहता है कि अगर एक स्टैट्यूट का कोई पार्ट इनवैलिड हो या इलीगल हो, तो उस पार्ट को अलग करके बाकी जितना वैलिड प्रोविजन है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है. ठीक है, उस पार्ट को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो पार्ट है उसे आप वैलिड जो है वो कंसिडर करेंगे. इफ दैट ऑफेंडिंग पार्ट कैन बी सेपरेटेड, देन ओनली दैट पार्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एंड नॉट द इंटायर स्टेट. तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू इंश्योर कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो पूरे लॉ को इनवैलिडेट ना कर दे. ठीक है, अगर बाकी पार्ट्स इंडिपेंडेंट और कंप्लीट है तो उन्हें अलग करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. इतनी सिंपल सी बात ये प्रोविजन कहता है. ठीक है, इसमें क्या कहा गया A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 था, वो कोर्ट ने कहा कि ये इट इज इलीगल, इट इज इनवैलिड एंड इट इज नॉट एज पर द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कोर्ट ने उसको अलग कर दिया, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और बाकी जितना हमारा एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके और उसको सेपरेट कर दिया था. ठीक है, सेम वाज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. ये सारे ही लैंडमार्क केस हैं. ठीक है, अगर डॉक्ट्राइन है तो कोर्ट करिएगा. इसमें भी कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एक्ट के कुछ सेक्शन को जो इनवैलिड थे उनको सीवियर कर दिया था और बाकी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था.
ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इंश्योर करता है कि इनवैलिड पार्ट्स को हटाकर वैलिड पार्ट्स को कंटिन्यू रखा जा सके, मेकिंग श्योर दैट जो लॉ का इंटेंट था इट रिमेन्स फुलफिल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। दिस इज अगेन रूटेड इन आर्टिकल 13। ठीक है, और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे मेनली अप्लाई होता है, और इसका मतलब है कि अगर एक लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो हमारा पुराना लॉ था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, तो वो जो है टेम्परेली डोमेंट हो जाता है। डोमेंट यानी कि एक हम हिंदी में बोलते हैं उसको कि उसके ऊपर छाया लगा दी जाती है। एक्लिप्स का मतलब ही होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। तो उस पर ग्रहण लगा दिया जाता है, उसको छाया लगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है जब तक वो लॉ राइट के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ जाता। यानी कि जो एक वो कॉन्ट्राडिक्शन ला रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन जब वो रिमूव नहीं हो जाता उसके ऊपर से, तब तक वो एक्लिप्स रहता है, और जैसे ही वो कॉन्ट्राडिक्शन रिमूव हो जाए वो वापस से वैलिडिटी उसकी इंश्योर हो जाती है। सो एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट कंट्रावीन्स द फंडामेंटल राइट आफ्टर द कमेंसमेंट, उसको हम वॉइड अब इनिशियो नहीं मानते हैं। ठीक है, उसको कुछ समय के लिए हम नॉन इन्फोर्सेबल डिक्लेयर कर देते हैं, बट वो डेड नहीं होता है, वो डॉर्मेंट होता है। इट इज मेड डॉर्मेंट, स्लीपिंग पोजीशन में चला गया, ओवर शेडो कर दिया हमने। ठीक है, और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो अगेन वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रिव्यू करके उसकी वैलिडिटी को फिर से इंश्योर किया जा सकता है। तो पर्पस क्या है, टू इंश्योर कि एक लॉ वॉइड नहीं होता फॉर एवर जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मिलती है। ठीक है, और अगर किसी अमेंडमेंट के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाती है तो फिर से वो फिर वो इनएक्टिव नहीं रहता, उसकी वैलिडिटी फिर से प्रिवेल करने लगती है। तो याद रखना, एक्लिप्स मीन्स द लॉ रिमेन्स इन शेडो बट इट डज नॉट लूज इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, द लॉ ओनली रिमेन्स इन शेडो। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्स। और अगर लेटर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो फिर से वो रिएक्टिवेट हो सकता है। तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज मेड अंडर आर्टिकल 13 विच कंट्रावीन्स अ फंडामेंटल राइट इज अ नलिटी, एंड देयरफॉर एक्लिप्स में हम लोग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जितने कानून बने, अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं तो वो फ्रॉम द वेरी मोमेंट वॉइड अब इनिशियो होंगे। दिस इज वॉइड। ठीक है, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को गवर्न नहीं करता है। इन दिस डॉक्ट्राइन वी ओनली डिस्कस अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लीकेशन अगेन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है व्हेन वी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जहां पर द पावर्स, राइट्स और ड्यूटीज आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है जब डायरेक्टली रिटन वर्ड से स्टैट्यूट का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, देन कोर्ट जो है लॉ के इम्प्लीकेशन को समझकर इंटरप्रेट करता है। वेयर द पावर्स, द राइट्स, द ड्यूटीज आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट और इन द डॉक्यूमेंट, देन इन ऑर्डर टू गिव द फुल इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट जो है उन्हें इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो इसका मेन एम होता है कि क्लियर लेजिस्लेटिव इंटेंट को डिस्कवर करना, जब जहां पर भी जो वर्ड्स हैं वो अनक्लियर हैं या वो इतने ब्रॉड हैं कि हम उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग जो है वो डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर वी हैव टू अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लीकेशन, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट जो है एक्सप्रेस वर्ड्स के बियॉन्ड जाके इंटेंडेड मीनिंग को extract करने की कोशिश करते हैं through this doctrine. So this doctrine helps in interpreting the constitution as a living document, allowing the judiciary to read the certain rights even if it is not directly mentioned. जैसे कि इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने लिखा है कि आर्टिकल 21 जब कानून में बनाया गया तो वहां पे बस एक बात लिखी गई रिलेटेड टू द लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बस इतना ही तो राइट लिखा है। दैट आर्टिकल 21 इंश्योर्स अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट नो पर्सन शैल वायलेट एन इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहां जहां जरूरत लगी और हमको समझना था कि लाइफ में भैया क्या क्या राइट कवर होंगे, तो देखा जाए आज के टाइम में तो न जाने न्यूमरस, मतलब गिनती नहीं कर सकते हम, इतने तरह के राइट्स जो हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अब कवर हो गए हैं और इसका स्कोप इतना वाइडन अप हो गया है। कैसे हुआ?
कोर्ट ने इम्प्लीकेशन डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया और देखा कि कहाँ कहाँ राइट टू लाइफ की जो लीगैलिटी है और जो स्कोप है वो टच ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में राइट टू प्रिवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू डाई, राइट टू नॉट डाई, ना, राइट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, राइट टू वाटर, इतने सारे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर सस्टेन हो रहे हैं और इम्प्लाइडली जो है वो इसके पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लीकेशन हेल्प्स क्या करता है, इट हेल्प्स इन फिलिंग द गैप्स एंड इंश्योरिंग द ट्रू इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन की लेजिस्लेशन ने उस वक्त जो लॉ बनाया वो किस इंटेंशन के साथ बनाया उसको अपहेल्ड करने में ये डॉक्ट्राइन हेल्प करता है। ओके, 29th इज the statutory discretion. तो statutory discretion it refers to the legal power or authority which is granted to a public official or body under a statute, ठीक है। एक statute के अंदर, एक law के अंदर जो भी public officials या जो भी authorities जो अपॉइंट की जाती हैं या ऑथोराइज की जाती हैं, उनको जो भी लीगल पावर्स दी जाती हैं टू मेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर जजमेंट, ठीक है। मतलब वो उनके डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया कि आप अपनी डिस्क्रिशन पे जो भी मैटर आता है अकॉर्डिंगली और अपने लॉ के लिमिट्स के विदिन आप डिसीजन ले सकते हैं, आप निर्णय सुना सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। सो दैट डिस्क्रिशन, दैट लीगल पावर इज नोन एज द स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशन। अथॉरिटीज को स्टैट्यूट के अंदर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए जाते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, एक्शन टेकिंग हो गया, जो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड भी नहीं होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू वर्क विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है इसका पर्पस होता है टू अलाउ द अथॉरिटीज अ फ्लेक्सिबिलिटी। हम फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहे हैं टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद जहाँ पे भी जरूरत पड़ रही है, जैसी जरूरत पड़ रही है, जैसे सर्कमस्टांसेस आ रही हैं, आप हमारे स्टैट्यूट का पर्पस फुलफिल करिए, ठीक है, बट वाइल स्टेइंग विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि दीज डिस्क्रिशन मस्ट बी, डिस्क्रिशन है, मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली इन अ गुड फेथ विदाउट आर्बिट्ररीनेस, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं हो और विद इन द स्कोप ऑफ लॉ। तो हमको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को नहीं भूलना है और फंडामेंटल राइट्स किसी के वॉयलेट नहीं करने। इस कंडीशन और लिमिटेशन के विद इन जो है स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशन को इम्प्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस को पावर है टू डिटेन और सस्पेक्ट फॉर अ रीजनेबल टाइम, बट डिस्क्रिशनरी पावर को अनरीजनेबली यूज नहीं किया जा सकता है ना। और सिमिलरली इस पे जुडिशियल कंट्रोल होता है कि कोर्ट जो है स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशन को किसी भी अथॉरिटी की टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकती है कि वो मिसयूज या अब्यूज तो नहीं हो रही है इन एनी सर्कमस्टांस, ठीक है। चलिए 30th इज द प्रिजम्पशंस। तो प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन का मतलब है स्टैट्यूट जो है कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम करता है, अज्यूम करता है, जिससे कोर्ट को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि किसी केस को इंटरप्रेट करते वक्त, ठीक है, किस तरीके से हमें इनिशिएट करना है। तो ये प्रिजम्पशंस कोर्ट को एविडेंस के एब्सेंस में भी केस को रिजॉल्व करने में कई दफा हेल्प करते हैं, ठीक है। और दो तरह के प्रिजम्पशंस होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट are inferences which are naturally drawn from the observation of cause of nature and the constitution of human mind, and presumption of law are mandated by statute। ये वो presumptions हैं जो law के द्वारा mandate किए गए हैं। For example, a child below the 7 years of age is presumed incapable of committing। बोला है ना भारतीय न्याय संहिता में या हमारे IPC में कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो क्राइम कर सके। तो वो एक presumption of law है that a child below 7 years of age cannot commit a crime। So this is what we call as a presumption of law। और फैक्ट की प्रिजम्पशन हम उस केस के नेचर से डिराइव करते हैं कोर्ट। और सिमिलरली प्रिजम्पशन जो है वो रेब्यूटेबल भी होती है और इरेब्यूटेबल भी होती है। रेब्यूटेबल का मतलब जो कि आगे स्टेज पे डिस्प्रूव की जा सकती है बाय प्रेजेंटिंग फर्दर कॉन्ट्ररी एविडेंसेस, और इरेब्यूटेबल का मतलब दैट दोज विच कैन नॉट बी चैलेंज, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है इवन विद द प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वैलिड मैरिज के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की लेजिटिमेसी पे आप कोई भी फर्दर कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस लेकर आ ही नहीं सकते। ये इररिब्यूटेबल फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन जो है वो लीगल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, विच अलाउज द कोर्ट्स टू बिगिन विद सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है, केसेस को सर्टेन अजम्पशंस के साथ शुरुआत की जाए, बट दे कैन बी ऑफ कोर्स रेब्यूटेड विद द प्रॉपर एविडेंसेस, राइट। So this was the concept or the rule of presumption. This also helped the court in interpreting the statutes or in ensuring justice in the matters. The next 31st is casus omissus. तो ये एक Latin term है which means a case omitted or a situation not provided for by the law, ठीक है। इसका मतलब है जब statute में कोई specific situation या कोई event का जिक्र नहीं किया गया हो, ठीक है, then court उस situation को interpret
नहीं कर सकता है, ठीक है. In simple terms, it refers to a situation where something important is missing or not mentioned in a statute. ठीक है. तो देखिए कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन का जनरल रूल है वो क्या कहता है कि कोर्ट जो है अपने पास से दे आर नॉट अलाउड टू ऐड द वर्ड्स और फिल इन द गैप्स दैट द लेजिस्लेचर इज नॉट इंक्लूडेड. कि अगर किसी वर्ड को लेजिस्लेचर ने इंक्लूड नहीं किया है डिलिबरेटली यानी कि नोइंगली, तो फिर वहां पे कोर्ट भी उन लॉ को उस सारे तरीके से ही इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, अपने पास से कुछ भी एड ऑन नहीं करेंगे. इफ द लॉ मेकर्स हैव लेफ्ट समथिंग वेदर बाय मिस्टेक और ऑन अ पर्पस, द लॉ कैन नॉट सप्लाई दैट मिसिंग पार्ट. है ना, लॉ सिर्फ उन्हीं लॉज जो रिटन लॉज है उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मिसिंग पार्ट को सप्लाई ऑन नहीं कर सकते. दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ और द लीगल मैक्सिम ऑफ केसेस ओमिसेस. हाउएवर कुछ सिचुएशंस होती है जहां पे कोर्ट उन गैप्स को फिलअप कर सकते हैं, जहां पे कोर्ट को लग रहा है कि जो ओमिशन हुआ है यानी कि जो कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस प्रोविजन में कोई बात मिस कर दी है वो अनइंटेंशनल थी, यानी कि कोर्ट को लग रहा है कि वो अनइंटेंशनली रह गया है, अदरवाइज होता ही होता. या फिर लेजिस्लेचर के इंटेंट से ये क्लियर है कि बाकी का जो रेस्ट ऑफ द लॉ है हम एक तरीके से इंटरप्रिटेशन पे छोड़ रहे हैं, यानी कि जैसी जब परिस्थिति आए या जो जैसा जैसा डेवलपमेंट हो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, उस तरीके से उस लॉ को और वाइडन अप करके उसके स्कोप को इंटरप्रेट किया जा सकता है. ठीक है, अगर कोर्ट्स को ऐसा लग रहा है तब वहां पे कोर्ट जो है वो उन गैप्स को फिल कर सकते हैं इफ द इंटेंट इज ऑब्वियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉ. ठीक है, कि अगर अनइंटेंशनल ओमिशंस है तो कोर्ट उनको इंटरप्रेट कर सकता है और उन गैप्स को फिल अप कर सकता है. वी हैव अ केस हियर, हीरा देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द कोर्ट कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक्स लेफ्ट बाय द लेजिस्लेचर. अगर वो डेलिबरेटली वो ब्लैंक्स जो है वो छोड़े गए हैं तो. ठीक है, सो कंक्लूजन में हम लोग क्या कहेंगे दैट द केसेस ओमिसेस जो है इसका जो प्रिंसिपल है उसको फिल करने का कोई अथॉरिटी कोर्ट के पास नहीं होता है अनलेस द लेजिस्लेचर क्लियरली इंटेंड्स फॉर दैट गैप टू बी फिल्ड. ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट. द नेक्स्ट इज एजुजम जेनेरिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ओके, तो एजुजम जेनेरिस एक लैटिन मैक्सिम है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज. ठीक है, यानी कि अगर किसी स्टैट्यूट में उसके किसी प्रोविजन में इफ एनी जनरल वर्ड मेंशन है जैसे कि लाइक सून एटसेट्रा एंड देन इट फॉलोज अप बाय अ स्पेसिफिक वर्ड, यानी कि एग्जाम्पल से बताऊं आपको मैं. देखिए, जस्ट लेट मी राइट एन एग्जाम्पल हियर दैट नो व्हीकल लाइक कार बस बाइसिकल और एनी अदर vehicle shall park in a no parking zone. तो here ये जो जनरल टर्म मेंशन की है एनी अदर व्हीकल, ठीक है, वो इन स्पेसिफिक टर्म्स के आगे फॉलो अप हो रही है तो उसका मतलब भी सिमिलर नेचर का होगा. ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है of the same kind कि if the general word just like soon is followed up by the specific word then the general word should include only in those meaning only. कि अब आप जो another vehicle जो count करोगे वो इन्हीं तरह के vehicles count करोगे, motor vehicles count करोगे. अब यहाँ पर आप animal drawn cart को है उसको नहीं cover करोगे इस list में, है ना. It should only include only those meaning which can be given to the specific words. ये कहता है आपका एजुजम जेनेरिस का प्रिंसिपल. तो यहाँ पे हम लोग जनरल वर्ड्स को के मीनिंग को डिराइव करने के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं. ठीक है, इसका पर्पस है टू अवॉइड एक्सेसिव इंटरप्रिटेशन एंड टू कीप द जनरल वर्ड्स विद इन द स्कोप ऑफ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट. ठीक है, द स्टैट्यूट कंटेन्स एन एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, है ना. द मेंबर्स ऑफ एन्यूमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास. इन्होंने क्लासेस तो फॉर्म कर ली मोटर व्हीकल्स की. द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड. ओके, द जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन. ये जो जनरल टर्म थी इसने इस लिस्ट ऑफ एन्यूमरेशन को फॉलो अप किया, है ना. एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट. तब हम यहाँ पे इस सिचुएशन में एजुजम जेनेरिस रूल को अप्लाई करते हैं. ठीक है, so when the general words follow up these specific words they should be construed in the light of the specific terms only. ठीक है, ये आप लिख लो. देखो, it's a good line. I just write it here. When general words follow specific terms then they should be construed in light of
स्पेसिफिक टर्म्स। इस एक लाइन ने पूरे रूल को कंक्लूड कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33rd इज नॉसिटर अ सोसाइटी। दिस इज अगेन अ लीगल मैगज़िन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो नॉसिटर अ सोसाइटी का प्रिंसिपल कहता है कि वर्ड का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट और उसके सराउंडिंग वर्ड से समझा जाता है, और ये जनरली हम किसी स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो हम उस वर्ड का जो मीनिंग है वो डिराइव करते हैं उसके एसोसिएट से, यानी कि उसकी कंपनी से, उसके साथ ही वर्ड से। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। जैसे कि जो आपकी संगति है वैसी आपकी रंगति, जैसे जिन वर्ड्स के आसपास आप हो और उन्हीं के नेचर का मीनिंग आपको जो है वो अलॉट किया जाएगा। व्हेन टू और मोर वर्ड्स हैविंग द एनालॉगस मीनिंग आर कपल्ड टुगेदर दे आर अंडरस्टूड इन देयर कॉग्निट सेंस, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं एंड दे टेक द कलर ऑफ ईच अदर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू इंश्योर दैट द वर्ड्स आर अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड, है ना। थस therefore ensuring the true legislative intent। देखो जितने भी प्रिंसिपल है उसका मेन क्रक्स तो ये होता है, आप हर जगह लिख सकते हो, दैट द ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट शुड बी रियलाइज्ड, है ना, while इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल दूं आपको, एक एग्जाम्पल से थोड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। एग्जाम्पल है आपका कि अगर किसी स्टैट्यूट में लिखा हो बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और एनी अदर प्रिंटेड मैटर्स, ये बात लिखी है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रिंटेड मैटर्स लिखा है, द वर्ड प्रिंटेड मैटर वुड रेफर टू द थिंग्स ऑफ अ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर कैसे? ऑफ लाइक जर्नल्स, ऑफ लाइक बुक्स और ऑफ लाइक मैगजीन्स। यहाँ पे आप डिजिटल मीडिया को कवर नहीं करोगे, है ना। तो हमने उसकी प्रिंटेड वर्ड वाले वर्ड की कंपनी से समझा कि इसमें क्या कवर हो सकता है। इस तरीके से इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करके हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो नॉसिटर अ सोसाइटी जो है, इट इंश्योर्स दैट द वर्ड्स आर contextually accurate and interpreted in line with the statute's true meaning, right? इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज हुआ we find the true legislative intent, it leads to the flexibility, it assists in avoiding any kind of confusion or any kind of misinterpretation, and it helps the court as a guidance in the statutory interpretation, right? चलिए हम लोग बड़े नज़दीक आ गए हैं अपने एंडिंग के। The 34th, the last second is redendo singula singulis. इट्स अ लैटिन टर्म। ये जितने भी हमारे रूल्स थे रिसेंट वाले, एजुजम जेनरिस, नॉसिटर सोसाइटी, रिडेंडो सिंगुला, इन सब पे मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, आप सबको पढ़ सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उस पर सारे लेक्चर्स हैं, जाकर देखना, ठीक है। तो हमारा क्या है नेक्स्ट? रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, ये एक लैटिन टर्म है which means referring each to each, means referring each phrase to its corresponding object। तो इसका प्रिंसिपल है, ये कहता है that each part of a sentence should be given the meaning with reference to the object। सब्जेक्ट का मीनिंग ऑब्जेक्ट से रेफर करते हुए दिया जाना चाहिए, ठीक है। So it simply means that when a list of words has a modifying phrase at the end, the phrase refers only to the last one, ठीक है। So इसका पर्पस क्या है? To ensure the clarity in interpreting the provisions by matching the individual words with their intended subject or object, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। अगर कोई लॉ ये लिखता है दैट नो पर्सन, फर्म और कॉरपोरेशन शुड एंगेज इन इलीगल एक्टिविटी, अगर ये बात लिखी है किसी लॉ में, है ना, तो यहाँ पे कॉरपोरेशन जो है इट हियर अप्लाइज स्पेसिफिकली टू बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स से मतलब नहीं है, ठीक है। हियर नो पर्सन, फर्म और कॉरपोरेशन, यहाँ कॉरपोरेशन का मतलब है द बिजनेस एंटिटीज, दे शुड नॉट एंगेज इन एनी इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। तो रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस जो है ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है दैट ईच पार्ट ऑफ सेंटेंस शुड बी अप्रोप्रिएटली अप्लाइड टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू and it ultimately leads to a logical connection in the statute, ठीक है। It concerns with the use of words distributively, where a complex sentence has more than one subject and more than one object, it may be rightly construed by reading the provisions distributively। यानी कि एक से ज्यादा मतलब हमको समझ में आ रहे हैं तो हम वो बेस्ट मीनिंग जो है वो अप्लाई करेंगे which leads to the object of the appropriate subject, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कनेक्शन आपस में होना चाहिए while making the interpretation of any provision or any statute।
This rule has been applied in the case of Koteshwar Vittal Kamat versus Rangappa Baliga case in the construction of the proviso of Article 304 of Constitution. है ना, यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया that the word introduced applies to bill and moves applies to amendment. ठीक है, इंट्रोड्यूस का यहाँ मतलब था बिल और मूव का मतलब था यहाँ पे अमेंडमेंट, और ये कोर्ट ने इंटरप्रेट किया while using this principle of redendo singular singulis. अगर नहीं समझ में आया हो, मैं अगेन कह रही हूँ, इसका डिटेल लेक्चर अवेलेबल है चैनल पर, जाकर देखना. ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट था और बड़े ही डिटेलिकली मैंने एक्सप्लेन किया है. चलिए आखिरी टॉपिक है हमारा, उसके बाद टाटा बाय बाय फॉर नाउ. द लास्ट टॉपिक इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इट्स वेरी इजी. क्या कहता है, इसका मतलब है जब लेजिस्लेचर अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है किसी और अथॉरिटी को, है ना, किसी और बॉडी को, जैसे कि एग्जीक्यूटिव या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, ताकि डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सके. सो दैट जो डेलीगेशन किया है उनके थ्रू जो लॉ बनाया जाता है, दैट इज नोन एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इट रेफर्स टू द लॉज और रूल्स मेड बाय एन अथॉरिटी अदर देन द लेजिस्लेचर बट विद इट्स परमिशन. ऑब्वियसली जिसने डेलीगेट की है उसके परमिशन के साथ ही वो लॉ बनाया जाना चाहिए, है ना. तो जनरली जो लेजिस्लेचर है वो डेलीगेट करते हैं अपनी लॉ मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव और टू द अदर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज थ्रू अ पेरेंट और एनेबलिंग एक्ट. ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रोवाइड द अडेप्टेबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. राइट, इसके एडवांटेज क्या है, ये लेजिस्लेचर का टाइम सेव करते हैं ना. कितने सारे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को पावर दे देते हैं कि अपने परव्यू में अपने सब्जेक्ट मैटर के विदिन आप लॉ बनाए, तो इससे लेजिस्लेचर का काम जो है वो हल्का हुआ, लेजिस्लेचर का टाइम भी सेव हुआ, है ना. और जितने मैटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और एक्सपर्ट इनपुट लगता है, उनमें और ज्यादा अच्छे से रिलीफ जो है वो इंश्योर किया जाता है, एंड जो भी उसका पर्पस था वो फुलफिल होता है लॉ का. इट हेल्प इन द क्विक रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसीज और टेक्निकल मैटर्स. राइट, सो इसका की प्रिंसिपल क्या है, दैट लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, और जो लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड अथॉरिटी है उससे डिटेल्स बनाने को पावर मिलता है. ठीक है, डेलीगेटेड अथॉरिटी को, एंड जब वो पावर से अपने जो लॉज बनाते हैं या रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं उन्हें हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं. इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, दैट जिस भी अथॉरिटी को हमने पावर दी है, दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स गिवन इन द पेरेंट एक्ट ऑब्वियसली. एंड सेकेंडली सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. ये जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड रहता है, यानी कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लिया गया व्हाइल मेकिंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो वहां पर ऐसे रूल्स को, रेगुलेशंस को या लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट पास अ लॉ ऑन ट्रैफिक कंट्रोल एंड गिव्स पावर टू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट टू मेक द डिटेल ट्रैफिक रूल्स. तो यहाँ पे ये हो गया ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल. ठीक है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्टीमेटली अलाउज फॉर एफिशिएंसी, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग द लॉज, बट इट मस्ट स्टे विद इन द पावर्स विच आर ग्रांटेड बाय द प्राइमरी लेजिस्लेशन, और वी कैन से द पेरेंट एक्ट, है ना. तो ये हो गया आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. एंड विद दिस वी आर डन विद द इंटायर लेक्चर. राइट, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्वेश्चन आंसर्स. ये एक बहुत बड़ा मेरा टारगेट था और फाइनली आई हैव डन इट. चलिए जल्दी से बंद करते हैं इस लेक्चर को. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. जिसका एग्जाम है, अब तो इतना पढ़ा दिया है ना, नोट्स भी हो गए, अच्छे से करके आना. ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. बड़ी मेहनत लगी है और मेहनत आप लोगों को दिख रही होगी, मतलब आई डू नॉट नीड टू से दिस. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और नोट्स के लिए आप हमारे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट करिएगा. आई रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.